नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनीज है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का जो खासियत है, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ कंपनी का जो सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस है वो है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का जो बिजनेस है उनमें से कंपनी अकेला 70% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो कितना बड़ा एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ है इस कंपनी के ऊपर, इस बात को आप अंदाजा ले सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में कुछ कंटिन्यूसली खासियत तो देखने को मिला है। फिलहाल के लिए इस बार थोड़ा सा कंपनी का सेल्स में इम्पैक्ट आया। क्यों आया? क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट में डिमांड है वो घट चुके हैं और दूसरा पॉइंट जो क्रूड ब्रेन क्रूड का जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं। तो हाँ, ब्रेन क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुके हैं जो जिसके चलते है केमिकल सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर तो बनता है। उसके साथ साथ केमिकल्स का जो डिमांड है, जो देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो भी घट चुके हैं। तो इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशर बना है। जैसे मार्केट कैप कितना है 30,000 करोड़ और मैं इस कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके चल रहा हूँ। मतलब मेरा टारगेट 60,000 करोड़ के आसपास है। तो इतना बड़ा टारगेट मैं इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी में मुझे बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। जैसे आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का एनुअल इनकम अच्छा है, डेब्ट जीरो है और इसका मैनेजमेंट का एक खासियत मैं आपको बता दूं, कंपनी में कुछ भी हो जाए वो सबसे पहले कर्जे के लिए चिंता करते हैं। मतलब कर्जा अगर बढ़ गया तो उसका नींद उड़ जाते हैं, इस तरीके से मुझे लगता है। क्योंकि मैं एक डेटा आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज को। देखिए, कंपनी के ऊपर 500 करोड़ का कर्जा, 750, 900 करोड़, 1100 करोड़ के आसपास कर्जा लिया गया था। कोविड के टाइम में कंपनी ने ज्यादा कर्जा लिया क्योंकि उस टाइम में बिजनेस को स्टेबल करना था, क्योंकि उस टाइम सेल्स कम हो गया था। फिर भी बिजनेस को तो चला के रखना चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम ज्यादा कर्जा लिया। उसके बाद क्या किया, खुद का कर्जे को मिटाकर इस बार सिर्फ 73 करोड़ को लेके आया। इसका मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि बहुत स्ट्रांग इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी देखिए लास्ट कुछ ईयर्स में कंटिन्यूसली क्या किया गया था, कंटिन्यूसली कर्जा लिया गया था। और कंटिन्यूसली कर्जा लेने के बाद अभी देखिए कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, कंटिन्यूसली कर्जे को वो मिटा भी रहा है। इसका मतलब जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूसली बोरिंग्स को कम करते जा रहे हैं और एकदम जीरो डेप्थ लेके आए हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का और इसी खासियत के कारण कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस को भी अच्छी तरीके से इंक्रीज करते हैं। मैं मान ही लेता हूँ कंपनी का इस बार प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि कम होने के पीछे कारण तो है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो घट चुके हैं। सिर्फ यही कंपनी के ऊपर इस तरीके से करेक्शन नहीं है। आज इंडिया के टॉप 10 अगर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी को देखेंगे तो सारे कंपनीज के ऊपर इस बार प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज नहीं तो कल इस कंपनी फिर से खड़ा होंगे, क्योंकि सेक्टर अगर गिर रहे तो हर कंपनी गिरेगा। अगर सेक्टर भागेगा, जब भागना स्टार्ट करेंगे तो हर कंपनी भागेंगे। जैसे 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया था, कंटिन्यूसली 5 ईयर स्लो डाउन था। उसके बाद आज कहाँ पे है, हर ऑटो सेक्टर लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। और सेम टू सेम आईटी सेक्टर में कोविड के बाद देखिए किस तरीके से बूम हुआ था। 2021 के बाद यूएस रिसेशन, उसके साथ रशिया और यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर बना। तो आज आईटी सेक्टर नीचे है, क्या हमेशा नीचे रहेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यही हम लोगों को सोच चेंज करना होगा। जब अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिल रहे हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी हाथ से जाने मत देना। ये बात मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, बाद में भी बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, क्योंकि ये बात मैंने वॉरेन बफेट जी से सीखा है। क्योंकि उनका कहना है कि अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते दामों में मिला है तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा शायद ना मिले। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है। हर कोई व्यक्ति मतलब हर कोई कैटेगरीज, इंस्टीट्यूशन, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे निवेश करके रखे है।
और इसी कंपनीज के मैं अगर डिलीवरी डेटा के दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके डिलीवरी को चेंज किया जा रहा है, मतलब डिलीवरी बड़ा किया जा रहा है, ज्यादा क्वांटिटी उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि एक पैटर्न जो क्रिएट हुआ है वो पैटर्न से एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है, और कफ विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, और मेरा एंट्री लेवल्स इस जगह पे है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपडेट किया था। और देखिए यहाँ पे करेक्शन हुआ है, अगर इस तरीके से करेक्शन होकर यहाँ तक भी आए तो फिर से मैं एवरेज करूंगा, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से शानदार पैटर्न जो क्रिएट हुआ है, और वो भी देखिए लाइफ टाइम हाई के नीचे बना है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है, इस लाइफ टाइम हाई के नीचे बना है, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। तो बाकी देखेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपको बाद में पता ही चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के ऊपर में बहुत स्ट्रेंथ बुलिश हूं, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कस्टमर बेसिस ही है। अगर मान के चलिए एफएल इंडिया का काम क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कंपनी का सेक्टर वाइज दिखा दूं तो कंपनी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, और आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और वो भी मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी काम क्या करते हैं बस पहले वो जान लीजिए। कंपनी का जो बिजनेस है वो कस्टमर बेसिस क्यों है, क्योंकि देखेंगे तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म मतलब आप जो यूट्यूब में जो मेरे जो वीडियो देख रहे हैं इसके बीच बीच में शायद आपको एक दो एडवर्टाइजमेंट भी दिखे, तो उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी एंगेजमेंट, साथ ही साथ एक्विजिशन, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन्स, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस प्रोडक्ट है वो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि आज देखिए जो रास्ते में आप जाते थे तो बहुत जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट एज ए कोई भी बड़ा सा कोई पोस्टर के माध्यम से देखने को मिलता था, मगर यहाँ पे वो चीज खत्म हो रहा है, वो आज टोटली डिजिटली एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो डिजिटली एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो एफएल इंडिया के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेस्ट है। जैसे आरओसी आरओई बेस्ट तरीके से देखने को मिला, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, हाथ में कैश भी शानदार तरीके से देखने को मिला है। तो जब इतने सारे पॉइंट्स जैसे देखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा है, ईबिटा मार्जिन अच्छा है, कंपनी का क्विक रेशियो भी 1% के ऊपर है, कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट भी शानदार है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में शानदार है। तो जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ दिखा दूं सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो उस कंपनी के ऊपर क्या आपको डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी देखेंगे तो क्वार्टरली पिछले सालों में जो सेल्स था 347 वो बढ़ के हो चुके 407 करोड़। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। और उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 280 करोड़ से बढ़ के हो चुके 328 करोड़। तो यहाँ पे भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ, और सॉरी एक्सपेंस कंट्रोल हुआ। और उसके बाद देखिए कंपनी 55 करोड़ से बढ़ के हो चुके 66 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ हुआ। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो एक चीज नोटिस करना, कंपनी का पहले कर्जा 0 था, आज कर्जा कितना है 106 करोड़। फिर भी मैं इस कर्जे को कर्जा नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी के जो रिजर्व है वो भी 6 करोड़ था, आज बढ़ के हो चुके हैं 1400 करोड़। इसका मतलब रिजर्व की तुलना से कर्जा देखा जाए तो मतलब 10 टाइम्स कम है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कंपनी CWIP, इसका मतलब इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी के ऊपर 49 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे। जो पैसा डायरेक्टली प्रोसेसिंग में है, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। देखिए कंपनी में दो तरीके से चीज देखने को मिलता है, एक एसेट, एक दूसरा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब कंपनी को खुद को जेब से पैसा देना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और एसेट मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आएगा। इस बात को आप सीधी तरीके से समझ लीजिए। तो एसेट जितना बढ़ेगा, चाहे वो फिक्स एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो, बहुत अलग अलग कैटेगरीज के एसेट होते हैं, तो एक अकाउंटिंग के टर्म्स के हिसाब से है, तो आपको इतना सारी चीज समझने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही चीज सोचिए कि फिक्स एसेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास निवेश है। क्यों ना निवेश करे? कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग ट्रेंड देखने को मिला है। और अभी बाइंग ट्रेंड क्यों बना है, ये देखिए कंपनी को चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर, फिर से शोल्डर। देखिए इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना,
तो इसका जो पैटर्न्स बना उसका नाम है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस पैटर्न का जो रूल्स है मैं आपको फिर से बता दूं कि उस जो लेवल्स है उस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए और उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन चाहिए। तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मेरा एंटी लेवल इसके ऊपर कुछ था और इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी उठाया हूँ। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ से टारगेट होने का चांसेस कितना है? देखिए टारगेट रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 21% के आसपास और टारगेट जो बन रहा है 1340 के आसपास। तो यहाँ पे टारगेट होगा, इसका क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए दो कारण से, पहली बात शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ, दूसरी बात 200 डेज जो ईएमए का जो लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, तीसरी बात देखिए प्रीवियस जो लेवल्स है इसी तरीके से देखिए जिस जगह से कंपनी टच करके ऊपर जा रहा है वही जगह से कंपनी पहले एक बार इसी तरीके से जर्नी किया था और वही जर्नी के आसपास ही टारगेट है। तो हायर पॉसिबिलिटी है इस तरीके से टारगेट को अचीव करेगा। बाकी देखिए आप समझदार है, आप आपके हिसाब से काम करिए। मेरे तो एंटी हो चुके हैं, अगर आपको एंटी लेना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे तरफ से सिर्फ एजुकेशन पर्पस में सारे डेटा आपके साथ शेयर करना मेरा काम है। अगर आपको सीखना है तो सीखिए, सीख कर काम करिए। डायरेक्टली मेरे कोई टिप्स वगैरह नहीं है कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप बाई करिए सेल करिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऐसे आप करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हैप्पीस्माइंड। और हाँ, आज तक आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, अभी लाइक करिए क्योंकि आप भूल जाते हैं लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे पता भी चलता है कि हाँ आप कितने चाहते हैं मुझे कि मैं सारे कंपनीज के बारे में जो जो कंपनीज के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। तो कमेंट्स करके भी बताना आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे, शायद सारे दोस्तों का मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं आज नहीं तो कल कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। फिर से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए कौन सा टॉपिक और वीडियो देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है हैप्पीस्माइंड, तो हैप्पीस्माइंड इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन रहा है क्योंकि इस कंपनी भी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इस कंपनी देखा जाए तो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साथ ही साथ एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में हाई स्टेबिलिटी ग्रोथ होने का चांसेस है। तो कंपनी क्लाउड एंड मोबाइल क्लाउड एंड सोशल मीडिया के टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो सोशल मीडिया का दुनिया है, आप सभी जानते हैं, हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं। तो हायर ग्रोथ है सोशल मीडिया का ग्रोथ होने का। तो मार्केट कैप के हिसाब से 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, पी रेशियो 64 है, आरओसी आरओई बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और कंपनी का कर्जा भी देखिए ना, मतलब कर्जा तो है तो फिर भी इतना कर्जा क्यों है उसके पीछे कारण भी है, मैं अब आपको कारण दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कर्जा लेने के बाद भी कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट किए और यही 200 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कंपनी को पिछले सालों के सेल्स को बीट करने के बाद, एक्सपेंस को भी बीट करने के बाद कंपनी प्रॉफिट को ज्यादा किया। और जो चीज मैंने आपको ये भी अभी बताया था कि कंपनी कर्जा क्यों ज्यादा उठाया, कि कंपनी का जो रिजर्व है उससे कर्जा तो कम है मगर पिछले बार की तुलना से इस बार डबल के आसपास कर्जा उठाया गया। और इस तरीके से कर्जा उठाने के पीछे कारण भी है। कारण क्या है, कंपनी के इस बार देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार ज्यादा ट्रेड रिसीव हुआ, इसका मतलब ज्यादा प्रोजेक्ट मिला। इस ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने के चक्कर में कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। उतना पैसा तो कंपनी के हाथ में नहीं है जितना कंपनी प्रॉफिट किए है। अगर सारे प्रॉफिट के पैसे से कंपनी बिजनेस के ऊपर निवेश कर दे तो थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है, तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। और मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होने के कारण इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। और इस कंपनी के ऊपर जो मतलब लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, तो डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाई जा रहा है। 8 तारीख को सबसे ज्यादा डिलीवरी उठाया गया था 60% के आसपास। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके 40 टू 50 टू 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अब इसी कंपनी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना, जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। और चार्ट पैटर्न जो निकल के आ रहा है वो आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को कंपनी बार बार फेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से था
कि कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना था और वो भी 22% के आसपास। और इस 22% के आसपास जो बाइंग ट्रेड बना था कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल के ऊपर, तो मैं आपको ये भी बताया था कि जब इस कंपनी के ऊपर करेक्शन होगा वो प्रीवियस रेंज को वो रिटेस्ट करेगा, और प्रीवियस रेंज को रिटेस्ट करने के बाद वो टारगेट आज नहीं तो कल देंगे। तो ऊपर थोड़ा सा गया, नीचे आया था, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे नीचे आया था तो तब मैं बार बार आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि आपको ये भी बताया था कि जब शेयर और भी नीचे आ रहा है इसका मतलब और भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो यही मेरा मकसद है कि मैं आपको फर्स्ट टाइम से लास्ट टाइम तक आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता रहूं कि आप भरोसा आपको मिले कि हाँ जो पैटर्न्स सर ने दिखाया, मैंने जो पैटर्न्स आपके साथ शेयर किया वो पैटर्न्स में पॉसिबिलिटी कितना है। देखिए 100% कोई भी सियोरिटी नहीं होता कोई भी पैटर्न्स के ऊपर, कोई भी शेयर के ऊपर। तो आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा अगर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी मिले तो उस पैटर्न्स को यूज करना चाहिए। तो मैं आज तक इसी पैटर्न्स को फॉलो करके काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जितने सारे पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कि मैं आपको सिर्फ कुछ ही रेंज ट्रेडिंग के ऊपर, कुछ कप विथ हैंडल पैटर्न्स के ऊपर, कुछ मतलब रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ऊपर इसी तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ। और मेरा जो काम है वो टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर है। मैं किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे यूज करके मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिर्फ एक ही है, वो है प्राइस एक्शन, और दूसरा है 200 डेज ईएमए। 200 डेज ईएमए को भी मैं फॉलो करता हूँ, फिर भी कभी कभी इसको मुझे जरूरत भी नहीं पड़ता। तो फिलहाल के लिए क्या राय है, फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए। मतलब जब तक इस पैटर्न को कंप्लीट ना हो जाए, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं होल्ड करूंगा। उसके बाद जब पैटर्न कंप्लीट होगा तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार होऊंगा, क्योंकि इसका जो हायर लेवल है उसके लेवल नीचे एंट्री बनेगा तो एक हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है IEL। तो IEL क्या है? IEL एक ट्रेडिंग करने वाला कंपनी है। ट्रेडिंग मतलब हम लोग जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, वो वाला ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेड मतलब कंपनी का बिजनेस, मतलब खुद प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो दूसरे को प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो इसको ट्रेडिंग जैसे कंपनी बोला जाता है। तो इस कंपनी किसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं वो देखना चाहिए। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो केमिकल्स के ऊपर मार्केटिंग कंपनी करते हैं। तो इसके हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ है। कंपनी 60 रुपीज के आसपास चल रहा था और 200 तक जर्नी किया, और इस तरीके से जर्नी होने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लिया। वो अनाउंसमेंट क्या किया, कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया, और वो एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं है वो आप मुझे कमेंट करके, मतलब आप निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहता हूँ, और बाकी आपका क्या मर्जी है मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।